हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? अच्छा है बच्चा सब? गुड। तो देखो बच्चा, ये हमारा तुम्हारा एनसीईआरटी के चैप्टर 1 का थर्ड वीडियो है बेटा, है ना? और हम लोग पिछले दो वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 और 11 से 20 कर चुके थे बेटा, है ना? अब हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1.1 से स्टार्ट करेंगे बेटा, और आज कंप्लीट करते हैं बच्चा इसको। ठीक है, चलो बच्चा, हर प्रॉब्लम से, हर कॉन्सेप्ट से कुछ सीखो, है ना? और अपना कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, मजबूत करो। ठीक है बच्चा, चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1.21। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है, पहले स्पेस बना लिया जाए। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1.21 क्या कहता है। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1.21 हमारा कहता है कि एक कंडक्टिंग स्फेयर लिया जाए जिसका रेडियस हो 10 सेंटीमीटर और इस पे चार्ज अननोन है, चार्ज दिया हुआ नहीं है बच्चा, है ना? अब कहता है इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज इतना, ठीक है, एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन द स्फेयर। देखो बच्चा, सवाल कहता है कि स्फेयर मान लिया जाए। ठीक है बच्चा, एक स्फेयर मान लिया जाए, है ना? स्फेयर का रेडियस जो हमारा है बच्चा, ये हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पे चार्ज क्या है ये हमको पता नहीं, चलो क्यों मान लेते हैं बेटा, है ना? अब कहता है कि यहाँ से सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर, इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर का कोई एक पॉइंट चूज़ करो, है ना? इस वाले पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये हमें दिया हुआ है 1.5 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो बताओ पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? k⁴/r², है ना बेटा? और पॉइंट चार्ज के जैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है स्फीयर का भी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा k⁴/r² इक्वल टू 1.5 10⁻³। ठीक है बच्चा, समझे यहाँ? ठीक है बच्चा, तो कितना हो जाएगा देखो, ये 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू डिवाइडेड बाई, कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा हमारा r²। आर कितना दिया हुआ था? 20 सेंटीमीटर, है ना? तो 0.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 10⁻³। ठीक है, तो कितना हो जाएगा क्यू इक्वल टू, देखो तो 1.5 10⁻³ इंटू 0.04 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁹ ठीक है बच्चा? तो देखा जाए वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1.5 इंटू 4 ये हो जाएगा बच्चा 6, है ना? ये हमारा हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 9, है ना बेटा? क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 6/9, 6/9 इंटू 10⁻³ हुआ, एक यहाँ चला गया बेटा, तो 10⁻⁻8, है ना? ठीक है, देखो 3, एक बचा यहाँ से, और 10⁻8 से डिवाइड हुआ तो 1 - 9 इज -8। ठीक है बच्चा, तो कह सकते हो 60/9 10⁻⁻9, दैट इज इक्वल टू 6.67 नैनो कूलम। ठीक है बच्चा, ये हमारा आ जाएगा इस पे चार्ज की वैल्यू। ठीक है बच्चा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, है ना? एक बार देख लिया जाए क्या लिखा है डायरेक्शन के बारे में, पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, है ना बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किधर है? सेंटर की तरफ है। इसका मतलब बेटा ये अट्रैक्टिव फील्ड है, और अट्रैक्टिव फील्ड तो कैसा होना चाहिए? ये नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, है ना? ठीक, समझ गए बच्चा ये? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखो बच्चा 22 पे, इसको भी सॉल्व करने के लिए स्पेस बनाया जाए। तो देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कहता है बेटा कि ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर, इसकी डायमीटर कितनी है? 2.4 मीटर। देखो बच्चा, डायमीटर हो गया 2.4 मीटर, तो रेडियस हो गया 1.2 मीटर, है ना? हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा,
ये हमारा है 80 इंटू 10⁻⁻6, इतना कूलम पर मीटर स्क्वायर, है ना बेटा। फर्स्ट पार्ट कहता है क्या, देखो फाइंड द चार्ज ऑन द स्फेयर, चार्ज निकालना है। तो बताओ बच्चा कि इस सरफेस का डेंसिटी दिया है, कोई स्फेयर है बेटा, स्फेयर के पूरे सरफेस पे चार्ज है ना। हालांकि इसके डायमेंशन देख के भी समझ सकते हो तुम कि पर मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब क्यू क्या होना चाहिए, डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया 4πr²। कितना हो जाएगा ये, 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू पाई इंटू r², 1.2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, अभी तो करना पड़ेगा कैलकुलेट, देखते हैं कैलकुलेटर से निकालते हैं बच्चा इसको। तो देखो बच्चों, आंसर आ जाएगा हमारा 1.5 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या गया है, व्हाट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फेयर, है ना बेटा। इस स्फेयर के सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो देखो बच्चा, इसके सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे तो ऐसे ऐसे आएगा ना, बोलो बोलो, सरफेस के रेडियली आउटवर्ड, बोलो बेटा, है ना। ये क्लोज सरफेस है ना। और तुम गॉसेस थ्योरम से भी कह सकते थे कि ये फ्लक्स क्या होना चाहिए, Q/ε0, है ना बेटा। Q/ε0 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा, देखो कितना, Q/ε0, Q हमारा हो गया 1.5 10⁻³ डिवाइड बाई ε0 8.85 10⁻12। ठीक है बच्चा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻माइनस नहीं प्लस आएगा बेटा, +8 आएगा, है ना, 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है बच्चा, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर बी। समझ गए होंगे आप लोग, है ना। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखो बच्चा, 23 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कहता है इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज जो है इतना फील्ड प्रोड्यूस करता है, कहाँ करता है प्रोड्यूस, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। देखो तो बच्चा, अगर तुम कहते हो एक लाइन चार्ज, ऐसा लाइन चार्ज ये इनफाइनाइट है ना, को एंडलेस है ये, है ना। तो इसके ऊपर चार्ज है बेटा, मान लो चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर, है ना। मतलब हर मीटर की लंबाई में लैम्डा कूलम का चार्ज है। तो लैम्डा आपको निकालना है। यहाँ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया है, 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। अब बताओ, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2k λ/r, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁴। तो 2 इंटू के क्या हो गया, देखो 9 10⁻9 इंटू लैम्डा डिवाइड बाई आर हो गया 2 सेंटीमीटर 2 10⁻⁻², और ये है 9 10⁻⁴। तो देख सकते हो 9 कैंसिल हो गया तुम्हारा, 2 कैंसिल हो गया, है ना बेटा। तो लैम्डा कितना हो गया, देखो 11, 4 में से 11 माइनस करो तो 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर। ठीक है बच्चा, या कह दो 0.1 माइक्रो कूलम पर मीटर, है ना बेटा, है ना। ये हो जाएगा हमारा 10 नैनो भी कह सकते हो, नहीं। अच्छा -2 आ गया क्या, 9 2 11, 11 ये है, 4 वो है ना, 11 वो है, 4 वो है, तो 2 बच्चा 10⁻⁻7 ही तो आ रहा है बच्चा, है ना। तो हाँ बच्चा, कितना आएगा ये आएगा 0.1 माइक्रो कूलम पर मीटर, है ना बेटा। ये आपके एनसीईआरटी का सोल्यूशन नहीं, आंसर शीट में ये गलत दिया हुआ है आपका, ये 10 दिया हुआ है ना। तो मेरे ओपिनियन से आंसर ये गलत होना चाहिए बच्चा, है ना। सही आंसर आपका यही होगा। ठीक है, अब आए क्वेश्चन नंबर 24 में। देखो बच्चा, 24 क्वेश्चन क्या कहता है,
24 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि दो मेटेलिक प्लेट लिया जाए, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, है ना बेटा। ऑन देयर इनर सरफेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइन एंड मैग्नीट्यूड दिया हुआ है चार्ज का। डेंसिटी है, देख रहे हो ना, कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो देखो बच्चा, एक ये मान लिया जाए प्लेट और एक ये मान लिया जाए प्लेट, है ना। बहुत बड़ी बड़ी प्लेट मान लो, उनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी छोटा है ना, और इसके बीच में चार्जेस हैं। चलो मैंने मान लिया यहाँ पॉजिटिव, है ना बेटा, और यहाँ मानना है हमें नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ऐसा ऐसा बनेगा फील्ड आपका, है ना बेटा। और इस पर चार्ज की डेंसिटी भी आपकी दी हुई है, कितना दी हुई है, 17 इंटू 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों पे सिग्मा सेम है। तो पहला कहता है बेटा फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है कि आउटर रीजन में, फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में क्या फील्ड होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना बच्चा। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, है ना बेटा। इनफाइनाइट सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है पता ना आपको, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, है ना बेटा। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है ना। इसका मतलब ये हुआ, डिस्टेंस पे अगर डिपेंड नहीं कर रहा है बेटा, ये डिस्टेंस का फंक्शन नहीं है, इसका मतलब चाहे कहीं भी लिया जाए, है ना, फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये मतलब है ना। तो देखो बेटा, इस वाले पॉइंट पे, ऊपर वाले पॉइंट पे, ऊपर वाले प्लेट की वजह से रिपल्सिव फील्ड आएगा, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड, है ना बेटा। और नेगेटिव चार्ज का फील्ड होगा बेटा अट्रैक्टिव, है ना। और तुमने क्या कहा था कि दोनों का फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं है ना। इसका मतलब ए वाले फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और बी कहता क्या, देखो, इन द आउटर रीजन ऑफ सेकेंड प्लेट, यहाँ देखा जाए बेटा, चलो इसको पी मान लेते हैं, है ना। इसको बोल दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, चलो इसको मैंने आर मान लिया, है ना। तो देख बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर क्या होगा, तो देखो बेटा, इस वाले पॉइंट पे इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्टिव फील्ड होगा बेटा, और ऊपर वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्सिव फील्ड होगा, है ना। और फिर इन दोनों का फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम, क्योंकि फिर से डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है बच्चा, है ना। तो नेट फील्ड यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका, है ना। और अब मैं सी की बात करूँ, अगर सी कहता है बिटवीन द प्लेट्स, तो देखो बेटा, अगर बीच वाले पॉइंट पे आओगे, चलो इसको एस मान लिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस। तो देखो बेटा, इस वाले पॉइंट पे पॉजिटिव का फील्ड होगा रिपल्सिव, और नेगेटिव का फील्ड होगा अट्रैक्टिव, है ना। तो दोनों का फील्ड देखो सेम डायरेक्शन में आ गया ना बच्चा, इसका मतलब 2 ही हो जाएगा, है ना। तो 2 ही कितना हो जाएगा बताओ, सिग्मा अपॉन एप्सन नॉट। इसका मतलब सिग्मा आपका कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये था 17 इंटू 10⁻−22, ये आपका हो जाएगा 8.85 10⁻−12, है ना। रफली इसको 8.5 मान लो, रफली इसको अगर 8.5 मान लोगे तो 2 टाइम से कैंसिल हो जाएगा आसानी के साथ, है ना। लेकिन चलो जो दिया वही माना जाए, तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आपकी आएगी 1.9 इंटू 10⁻, वो था हमारा -22 था ना बेटा। तो 10⁻−10 हो जाएगा आपका, है ना बेटा। इतना न्यूटन पर कूलम आपका फील्ड आएगा, ठीक है ना। ये भी आपका लगता है आंसर गलत दिया हुआ है, दिया है 1.9 दिया है आपका, -10 छूट गया इसमें, मतलब ये देना चाहता था डेंसिटी आपका 10⁻−12, तो कैंसिल हो जाता है आसानी से। तो आपके एनसीईआरटी बुक में बच्चा ये सवाल का भी आंसर गलत दिया है ना। कैलकुलेशन ईयर हो गया इन लोगों का, 10⁻−10 छूट गया, ठीक है बच्चा। हमारे ओपिनियन में बेटा यही आंसर सही होना चाहिए, ठीक। अब आ जाए हमारा अगले सवाल में। तो देख बेटा, अगला हमारा है एडिशनल एक्सरसाइज। एडिशनल एक्सरसाइज कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट है ना। देख लिया जाए इनको भी। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, पहले इसको भी सॉल्व करने के लिए बनाया जाए स्पेस। देखो बच्चा, 25 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है,
25 कहता है कि एन ऑयल ड्रॉप है बेटा जिस पे 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 12 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब आपको चार्ज दे दिया, ये कितना हो जाएगा 12E। 12E कितना हो जाएगा 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितना हो जाएगा बच्चा ये 72 7 19 19.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बच्चा, इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब कहता है डेंसिटी हमें दिया है बेटा इतना, तो एस्टिमेट द रेडियस ऑफ ड्रॉप। तो रेडियस ऑफ ड्रॉप निकालना है आपको। तो देखो बेटा मिलिकॉन सेल ड्रॉप में एक ड्रॉप होता है बेटा, इसके ऊपर कोई चार्ज होता है। इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ऑब्वियस ही बात है कि इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ना, और ग्रेविटेशनल का फोर्स लगेगा नीचे। और अगर इक्विलिब्रियम में है बच्चा तो क्यू ई शुड बी इक्वल टू एम जी होना चाहिए ना, बोलो ठीक है ना बेटा। तो इससे आपका एम निकल गया, बोलो कितना हो जाएगा एम। तो क्या आप कहोगे क्यू ई बाई जी। जो निकाल लेते हैं वैल्यू एम की, तो क्यू कितना है देखो 19.2 10⁻⁻19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका कितना है देखो 2.55 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई जी का वैल्यू हो गया 10, है ना। कितना हो जाएगा, जो निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा बच्चा है। तो एक मिनट रुक जाओ। हाँ बच्चों, तो वैल्यू आपकी आएगी ये अप्रॉक्स में 49 इंटू 10⁻, कितना आ रही है एक मिनट रुको, 48.96 है बच्चा, ये है ना, ये 48.96 है। तो वैल्यू आपका है अप्रॉक्सीमेटली कर लिया जाए 49, और ये हो जाएगा 19 4 15 -15 और 1 16, तो -16 kg। इतना आपका आ गया बच्चा इसमें मास। ठीक है ना। तो अब देखा जाए डेंसिटी हमें दी हुई है ना बेटा, हमें रेडियस निकालना है। अच्छा, जी का वैल्यू इसमें 9.81 दिया है बेटा, है ना, और मैंने 10 पुट कर लिया। तो चलो इसको 9.8 कर लेते हैं, है ना। 9.8 कर लोगे तो रफली ये वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है ना बेटा। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कितनी आएगी फिर। तो वैल्यू इसकी आ जाएगी आपकी, मैंने लिया था इसको 10, तो इसको कर दिया जाए डिवाइड बाई कर दिया जाए डिवाइड बाई 10 कर दिया जाए। तो मैं डिवाइड कर दिया 10 से ना, तो डिवाइड बाई 9.8, अब बेटा 50 अप्रॉक्स आएगा। फिर इसकी वैल्यू को 49 में पुट करके इसको 50 कर लिया जाए। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू को 50 कर लिया जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मास, है ना। अब देखो डेंसिटी हमें क्या दिया हुआ है, डेंसिटी हमें दिया हुआ है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको चेंज कर लिया जाए तो हो जाएगा 1.26 इंटू ग्राम हो गया बच्चा 10⁻⁻3, है ना, और सीसीयू करोगे तो 10⁻⁻6। इसका मतलब हो गया बेटा 1.26 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, है ना बेटा। अब देखो अभी आपका बच्चा देखो कि मास निकल चुका है, डेंसिटी पता है आपको, है ना बेटा। तो आप वॉल्यूम निकाल लो इसका, वॉल्यूम V इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मास हमारा 50 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइड बाई 1.26 इंटू 10⁻3। ठीक है बच्चा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वैल्यू आपकी, तो बच्चों अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपका 40 10⁻⁻19, है ना। इतना आ गया वॉल्यूम मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये होना चाहिए आपका वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, है ना बेटा। तो यहाँ से आर मिल जाएगा आपको, आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40
इंटू 10⁻⁻19, ये हो जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 पाई का पावर 1/3। ठीक है बच्चा, निकालते हैं वैल्यू इसका। तो बच्चा ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपका 9.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, है ना, दैट इज इक्वल टू 9.8 इंटू 10⁻⁻4 मिलीमीटर। ठीक है, तो 24 होने बाद आपकी, है ना, यही आपका आंसर भी दिया हुआ है और यही आपका आंसर भी है। ठीक है बच्चा, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26 जो क्या कहता है, ये कहता है बेटा विच एमॉन्ग द कर्व शो इन द फिगर कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन, है ना बेटा। कहता है कैन नॉट, मतलब जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे आपको एक्सेप्ट करना है ना, और जो रिप्रेजेंट कर नहीं कर सकते उनको एक्सेप्ट करना है ना बच्चा। जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो छोड़ना है आपको, है ना। देखो जैसे कि देखो बच्चा, कौन कौन नहीं कर सकते पूछा गया, ठीक है। तो देखो बेटा, इसकी बात करें अगर हम फर्स्ट वाले की, आप जानते हो कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा। किसी भी कंडक्टिंग सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसी होनी चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना बच्चा। लेकिन आप देखें, क्या आपको यहाँ दिख रहा है बेटा, यहाँ आप देख पा रहे हो, है ना बेटा, यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ आप देख पा रहे हो, है ना बेटा। यहाँ ऐसी बहुत सारी लाइन्स हैं बेटा जो बिल्कुल नहीं दिखती कि वो परपेंडिकुलर है ना बच्चा। तो ऐसी बहुत सारी लाइन है, इसलिए ये नो, ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, है ना बेटा। अब आओ सेकंड वाले में, देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे ख़त्म होती है। तो यहाँ देखिए आपका नेगेटिव पे ख़त्म हुआ, ठीक है ना ये। लेकिन फिर देखिए यहाँ नेगेटिव से निकलता हुआ लाइन दिखा दिया गया है कि नहीं, इसलिए ये भी गलत है। तो ये भी हमारा नो हो गया बच्चा, बोलो ठीक है। सी हमारा हर मामले में भी सही दिखता है ना बेटा। सी हमारा सही दिखता है, तो यस ये रिप्रेजेंट कर सकता है ना। अब चलो देखें इसके बाकी ऑप्शंस को। नंबर डी में देखा जाए तो देखो बच्चा, नंबर डी की अगर बात करोगे तो नंबर डी में क्या कहोगे, पॉजिटिव से लाइन निकलना चाहिए बच्चा, नेगेटिव पे ख़त्म होना चाहिए। आपको यहाँ पे लाइंस क्या दिख रही हैं, देखिए कि ये पॉजिटिव से निकल रहा है और पॉजिटिव पे ख़त्म हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी हमारा नो हो गया बच्चा, ये भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, है ना बेटा। अब मैं इसकी बात करूँ, देखो बच्चा, यहाँ बहुत सारी बातें बहुत हद तक ठीक है, एक बात बहुत गड़बड़ यहाँ पे क्या हो गई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, है ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी लूप फॉर्म नहीं करता, है ना, इसलिए ये भी हमारा इसके लिए नो हो गया बेटा, इसकी वजह, सिर्फ लूप की वजह से, है ना। अब आ जाए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, देखो पहले स्पेस बनाया जाए। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, 27 कहता है कि इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन, है ना बेटा। चलो मैंने मान लिया यही हमारा जेड डायरेक्शन है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऊपर की तरफ, ठीक है बच्चा, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट, फील्ड हमारा कांस्टेंट नहीं है बच्चा, फील्ड हमारा कांस्टेंट नहीं है। चलो एक ही लाइन से दिखाया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिखाया ऐसे ही ऊपर की तरफ, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो लिखा इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, इसका मतलब डी ई बाई डी जेड पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रहा है ना बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर, है ना बेटा। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसा, व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाई ए सिस्टम हैविंग ए टोटल डाइपोल मोमेंट 10⁻⁻7, एक डाइपोल मोमेंट है 10⁻7 कूलम मीटर का, है ना। कैसे प्लेस किया हुआ है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। तो देखो बेटा, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में ऐसे एक डाइपोल को रख दिया जाए, है ना बच्चा।
अब देखो ये डाइपोल हुआ तो पता है ना आपको, डाइपोल में क्या होता है बेटा, एक नेगेटिव होता है चार्ज और एक पॉजिटिव होता है चार्ज, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव बोला जाता है। इसका मतलब यूँ हो गया डाइपोल मोमेंट वेक्टर नेगेटिव जेड में, ठीक है। अब देखो बेटा इसकी डिस्टेंस को अगर मैं मान लूँ कि डिस्टेंस हमारा मान लिया जाए, ये बहुत छोटा होता है डिस्टेंस बेटा, जानते हो तुम ना कि डाइपोल के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है और जेड डायरेक्शन में है, तो बहुत छोटा है बेटा, तो क्या इसको डी जेड मान सकते हो, मान सकते हो ना। तो देखो बेटा अब कहोगे कि इस पॉजिटिव वाले चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, क्या लगेगा, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड नियर पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पे फील्ड का उल्टा बना दिया मैंने, है ना बच्चा, एक मिनट। पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड कैसे लगता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में, तो ऐसा फोर्स लगेगा बेटा, बोलो क्या लगेगा, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड नियर पॉजिटिव चार्ज, है ना बच्चा, ठीक है। और इस पे लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा फोर्स, नेगेटिव चार्ज है ये, तो Q इंटू ई माइनस, है ना। तो ये दो पॉइंट का डी जेड में यहाँ मैंने क्या माना, ई माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड नियर नेगेटिव चार्ज, और ये क्या हो गया बच्चा, ई प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड नियर पॉजिटिव चार्ज, है ना। उस पर ऐसे फोर्स लगेगा। तब देखो ऊपर की तरफ फोर्स इंक्रीज कर रहा था ना बेटा, है ना, ऊपर की तरफ फील्ड इंक्रीज कर रहा था ना, देखो इसका मतलब क्या हो गया, ये कन्फर्म हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वाला जो होगा पॉजिटिव वाले से बड़ा होगा। इसका मतलब इसके ऊपर अगर हमसे पूछा जाए रिजल्टेंट फोर्स, है ना बेटा, तो कैसे बोलोगे आप बोलोगे क्यू ई माइनस क्यू ई प्लस, है ना बेटा, ई माइनस ई प्लस क्या है, सिंबल है ना बेटा। तो क्या हो गया, क्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर नेगेटिव चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड नियर पॉजिटिव चार्ज, है ना बेटा। इसका मतलब है क्या हो गया, क्यू इंटू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, है ना। अब देखो इस नेट फोर्स को क्या यूँ बोल पाओगे बेटा, देखो तो क्यू इंटू डी जेड से मल्टीप्लाई करो और डी जेड से डिवाइड करो, है ना। तो देखो क्यू इंटू जी टी क्या बन गया तुम्हारा, ये बन गया बच्चा डाइपोल मोमेंट, है ना, और ये बन गया डी बाई डी जेड, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था 10⁻⁻⁷, और डी ई बाई डी जेड ये था बेटा 10⁻⁵, है ना। तो कितना हो गया आपका 10⁻⁻² न्यूटन। किस डायरेक्शन में, क्या कहा था आपने, नेगेटिव वाला फील्ड बड़ा है ना, इसका मतलब इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन, ये आपका हो गया बच्चा फोर्स, समझ गए, ठीक है। और टॉर्क की बात कहें, आपको साफ दिख रहा होगा सारा फोर्स बच्चा एक ही लाइन पे है ना। इसका मतलब अभी की कंडीशन में कोई टॉर्क नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों फोर्स जो है बेटा वो कोलिनियर है, एक लाइन पे है ना बेटा। तो नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा बच्चा इसमें, समझ गए बच्चों बात। ये क्वेश्चन नंबर 28 पे देखो बच्चा, अच्छा सवाल है, सीखा जाए इसको। देखो बच्चा सवाल क्या कहता है, देखो बेटा मैंने इरेज कर दिया, एक मिनट, ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट है बेटा, इसको इरेज करता हूँ। देखो बेटा सवाल कहता है कि हमसे कि कंडक्टर ए विथ ए कैविटी इज एज शोन इन द फिगर 1.36 ए, इसकी बात चल रही है अभी हमारी, अभी इस वाले की बात चल रही है ना। इस गिवन है चार्ज क्यू, इसको हमने चार्ज क्यू दे दिया। चलो इसको मैं लाइन खींच दे रहा हूँ ताकि आपको दो पोर्शन दिख सके। अभी मैं बाएं वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, बाएं तरफ वाला, है ना। देखो आप, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ बाईं तरफ वाले की। कहता है सो दैट, प्रूफ करना है आपको, द इंटायर चार्ज मस्ट अपियर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। प्रूफ करना है कि सारा चार्ज आपका बाहर सरफेस पे ही होगा। चलो उल्टा मान लेते हैं बेटा, मैं मान लेता हूँ कि इसमें अंदर पे चार्ज है x, है ना बेटा, तो बाहर पे चार्ज क्या होना चाहिए, q माइनस एक्स, है ना बेटा, ठीक है। अब देखो, अब हम जानते हैं बेटा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई पॉइंट लिया जाए, किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई पॉइंट लिया जाए, तो इस P पॉइंट पे आप जानते हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, कंडक्टर के अंदर होता है ना। तब सोच के बताओ, अगर इसी P के थ्रू पास करता हुआ अगर ऐसा मैं क्लोज सरफेस चूज़ करूं जिस क्लोज सरफेस के कैविटी को चारों तरफ से घेर ले बेटा, है ना,
तो इस वाले सरफेस के बारे में क्या कहोगे? आप यही ना कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन दिस सरफेस इज जीरो, है ना बेटा? तो अगर इस पॉइंट के हर पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पे जीरो है बेटा, है ना, तो क्या कहना चाहिए? इसका मतलब इसके थ्रू नेट फ्लक्स जीरो हो जाना चाहिए। किसी सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो तो नेट फ्लक्स भी जीरो होगा ना बच्चा। और नेट फ्लक्स जीरो होगा तो अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम की इनक्लोज बाय एब्सेंट होना चाहिए ये, है ना? इसका मतलब इसके अंदर चार्ज इनक्लोज जीरो होना चाहिए, इसका मतलब एक्स जीरो होना चाहिए। प्रूफ हो गया ना? चलो फिर देख लो एक बार, जो मैं डॉट लाइन बनाया, इस डॉट लाइन पे जितने सारे पॉइंट्स हैं महसूस करो बेटा, ये सारे के सारे पॉइंट कंडक्टर के मटेरियल के अंदर की चीज़ है ना बेटा। और किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। इसका मतलब इन सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, है ना? तो अगर सरफेस के हर एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, इसका मतलब वहाँ फ्लक्स भी हमारा जीरो हो जाएगा। और गॉस लॉ कहता है किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स क्या होना चाहिए? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब चार्ज इनक्लोज जीरो, और इसके अंदर चार्ज इनक्लोज क्या लिया था आपने? एक्स लिया था ना बच्चा, तो एक्स आपका जीरो हो गया। इसका मतलब प्रूफ हो गया ना कि सारे चार्जेस सिर्फ बाहर के सरफेस पे होंगे, है ना बच्चा? समझ गए? अब आते हैं बी वाले पार्ट। देखिए बी क्या कहता है, another conductor B with charge Q is inserted into the cavity keeping B insulated from A, है ना बेटा? कहता है अंदर वाले पे एक चार्ज रख दिया, देखो यहाँ पे दिख रहा है तुमको ना, यहाँ पे जो मैंने बनाया रेड का डॉट, है ना बेटा? ये चार्ज Q है ना? अब कहता है सो दैट टोटल चार्ज ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ ए इज Q प्लस Q। हमको ये चीज़ प्रूफ करनी है ना बेटा? ठीक है, तो ऐसा करते हैं, जो प्रूफ करना है हमें, Q प्लस Q निकालना है ना मुझे, तो चलो इसको हटा देता हूँ मैं। ये तो मुझे निकालना है, हमने चार्ज क्यों दिया था इस पे, है ना? तो देख बेटा, मैंने मान लिया कि इसके अंदर के सरफेस पे चार्ज आया x, और चार्ज दिया था आपने q। इसका मतलब बाहर वाले पे होना चाहिए q माइनस एक्स होना चाहिए ना, नेट चार्ज q होना है तो। ठीक है, फिर से क्या करो, इसके अंदर कोई पॉइंट p लो, फिर बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p हमारा जीरो होना चाहिए। फिर से वैसे ही गॉसियन सरफेस बनाओ, इसको चारों तरफ से घेरता हुआ, है ना बेटा? फिर से वही कॉन्सेप्ट, फिर से कहोगे इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। इसका मतलब इससे हमारा फ्लक्स जीरो होना चाहिए। इसका मतलब इसके अंदर नेट चार्ज इनक्लोज जीरो होना चाहिए। इसका मतलब बेटा इसके अंदर कितना चार्ज है? तो अंदर का सरफेस का चार्ज x प्लस जो पॉइंट चार्ज था q, वो इक्वल टू जीरो। इसका मतलब x इक्वल टू माइनस क्यू, है ना बेटा? इसका मतलब देखो तो, चार्ज ऑन आउटर सरफेस, आउटर पे चार्ज कितना आया? q माइनस एक्स, और x की वैल्यू निकाल चुके हो बेटा, तो कितना हो गया? q माइनस ऑफ माइनस क्यू, दैट इज इक्वल टू q प्लस क्यू। यही प्रूफ करना था बेटा हमें, है ना? और हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, सी। अब कहता है ए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी सील्डेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन द इन्वायरमेंट, सजेस्ट ए पॉसिबल वे। कहता है तुम्हारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, तुम चाहते हो कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाया जा सके, तो क्या करोगे? उसको कहाँ रखोगे? उसको तुम जानते हो बेटा, कंडक्टर के सरफेस के बाहर वाले सरफेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके अंदर किसी भी बाहर वाले का फील्ड अंदर ना घुसे, है ना बेटा? है ना? हर कंडक्टर के सरफेस के, अगर इसी देखो यही दोनों केसेस में, है ना बेटा, अंदर वाला सरफेस जो होता है उसकी जिम्मेदारी क्या है कि अंदर वाली चीज़ों का फील्ड बाहर ना जाए, और बाहर के सरफेस की क्या जिम्मेदारी होती है कि बाहर की चीज़ों का फील्ड अंदर ना आए, है ना बेटा? बात समझे, है ना? यही होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बात समझे ना? ठीक है, तो क्या करोगे, अगर ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसको बाहर के फील्ड से बचाना है, उसको तुम इस वाले कैविटी के अंदर कहीं भी प्लेस कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, है ना? ठीक है, अब आ जाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखो बच्चा, देखो तो एक हॉलो चार्ज्ड कंडक्टर
एक हॉलो चार्ज कंडक्टर लिया जाए, हैज़ ए टिनी होल कट इनटू इट सरफेस। ठीक है बच्चा, एक कंडक्टर लो, एक कंडक्टर लो, है ना बेटा, इसमें एक होल बना हुआ है, एक किसी भी शेप का लिया जाए कंडक्टर, है ना, नॉट नेसेसरी टू बी स्फेयर, आप कैसा भी मान सकते हो कंडक्टर, है ना बेटा। इसमें मैंने मान लिया कि यहाँ पे इसका होल बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, है ना, बाकी ये पूरा हमारा कंडक्टर है बच्चा। ठीक है, ये पूरा हमारा कंडक्टर का वॉल्यूम है, हॉलो है, चलो हटा देते हैं डॉट वाली चीज़, हॉलो है बेटा। ठीक है, इसमें ये इतना खुला हुआ है ना। अब कहता है कि हमें प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल इज़ इतना, इस होल में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी, वे एन कैप इज़ द यूनिट वेक्टर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, जहाँ पे सिग्मा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है नियर द होल। ठीक है बच्चा, ध्यान देना। तो अब देख बच्चा, मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने एक और सरफेस जोड़ा, इसमें देखो ब्लू लाइन से एक्स्ट्रा एक सरफेस जोड़ दिया मैंने, बहुत छोटा है, तो चलो मैंने मान लिया एरिया या डेल्टा एस, बहुत छोटा एरिया है, तो बाकी हमारा क्या बच गया, एरिया एस माइनस डेल्टा एस, है ना बेटा। इसको मैंने मान लिया फर्स्ट बॉडी और इसको मैंने मान लिया सेकेंड बॉडी, है ना। इस तरह से ये दो बॉडी मिल करके आपका एक क्लोज सरफेस का निर्माण किए, है ना बेटा। इसके सरफेस के ऊपर आपको हर जगह चार्ज दिया हुआ है ना, चूँकि ये अनइवन सरफेस है बेटा, तो हर पॉइंट पे इसकी चार्ज की डेंसिटी अलग अलग होगी। ठीक है ना। अब देखना, अगर मैं कहूँ इस ब्लू लाइन के, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, देखो इस ब्लू लाइन के, है ना बेटा, जस्ट बाहर एक पॉइंट लो, है ना, इस ब्लू लाइन के जस्ट एक बाहर एक पॉइंट लो, इसको माना जाए ए, और इसके जस्ट अंदर एक पॉइंट लिया जाए, इसको कहा जाए बी। ठीक है बच्चा, ठीक है, बात समझे ना। तो देखो बेटा, कंडक्टिंग सरफेस से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलती है, सब लोग जानते हो ना, हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है ना, ऐसे ऐसे बेटा बोलो। ठीक है, तो अब सोचो इसी ए के पास अगर मैं ऐसा एक बनाऊँ गॉसियन सिलेंडर, है ना बेटा, ऐसा एक बनाऊँ गॉसियन सिलेंडर, ठीक है बेटा, ठीक है, इसका एरिया बहुत छोटा है, ds मान लेते हैं इसका एरिया, तो इससे इसके इसको मैं देखो डार्क मैंने कर दिया अभी ना, सिर्फ इस वाले से बनेगा फ्लक्स, है ना बेटा। तो क्या कहोगे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू ds शुड बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सन नॉट, बोलो, क्योंकि बाकी कोई सरफेस से फ्लक्स तो बनेगा ही नहीं। जैसे पैरेलल सरफेस है बेटा, कर्व सरफेस है, वहाँ फील्ड पैरेलल है, अंदर का सरफेस जो है वो कंडक्टर के अंदर हो गया, फील्ड जीरो है ना। तो क्या बोलोगे, बाहर वाले सरफेस पे जो फील्ड है ई आउटसाइड, है ना बेटा, चलो ई ए है ये, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इंटू डी एस इज इक्वल टू, चार्ज क्या बोलोगे इस पे, सिग्मा डी एस, है ना बेटा, बाई एप्सन नॉट। तो देखो डी एस कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना आया, सिग्मा बाई एप्सन नॉट, है ना बेटा। अब समझो ए वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, वो फर्स्ट वाले का भी है और सेकंड वाले का भी है। इसका मतलब है क्या होना चाहिए, E1 प्लस E2, इक्वेशन नंबर वन, है ना बेटा। ठीक है, अब मैं कहूँ EB, तो EB चूँकि जीरो है बेटा, ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें, है ना। अब 1 और 2 को सॉल्व करो, तो 1 एंड 2 को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सन नॉट, है ना। ठीक है, तो अब देखो बेटा, हमने क्या कहा था, ए और बी सरफेस के जस्ट बाहर और जस्ट अंदर, अगर वो सरफेस वहाँ पे नहीं है तो ए और बी जस्ट कॉन्साइडिंग है ना बेटा, और यही हमको प्रूव करना था बेटा। ठीक है, अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर देखा जाए 30। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, 30 हमें कहता है कि ऑब्टेन द फॉर्मूला for the electric field due to a long thin wire of uniform linear charge density E without using गॉस लॉ, बिना गॉस लॉ के इस्तेमाल किए हुए हमें एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज का फील्ड निकालना है। ठीक है बच्चा, लॉन्ग का मतलब ही मानना है बहुत लंबा, है ना बेटा। चलो देखो, देखो बच्चा, आपके पास एक
अच्छा ये भी हटाता हूँ मैं 29 भी, ताकि डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल ना हमें हो। ठीक है बच्चा, देखो अब मान लिया जाए बच्चा एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ये मैंने मान लिया इनफाइनाइट लाइन चार्ज, बहुत लंबा लाइन चार्ज है ना बेटा, थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ मैं इसको। ये इनफाइनाइट है, एंडलेस है ना बेटा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें। चलो यहाँ से कुछ डिस्टेंस आर वाले पॉइंट पे यहाँ हमको फील्ड निकालना है ना। ठीक है, तो देखो बेटा मैंने कहा कि मान लिया जाए एक छोटा सा एलिमेंट, मान लिया जाए एक छोटा सा एलिमेंट ऐसा, जो कि यहाँ से y के डिस्टेंस पे है और इसकी मोटाई है dy है ना बेटा, और इस वायर पे चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर है ना बेटा। तो अब देखो इस वाले पे चार्ज कितना बोलोगे लैम्डा इंटू डी वाई, 1 मीटर का चार्ज लैम्डा तो लैम्डा इंटू डी वाई है ना बेटा। अब देखो इस जो डी वाई एलिमेंट में लिया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे होगा बेटा, है ना। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा देखो, तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे आएगा बेटा, बोलो आएगा डी ई, बोलो ये फील्ड आएगा बच्चा डी ई है ना। चूँकि ये बहुत छोटा है बेटा तो पॉइंट चार्ज मान सकते हैं इसको, है ना। तो डी कितना बोलोगे के डी क्यू बाई, है ना बेटा। आर हमारा डिस्टेंस क्या था पता है ना आपको, आर हमारा बच्चा क्या था डिस्टेंस, आर हमारा यहाँ से था डिस्टेंस, ये आर है ना। अब देखो बेटा इस वायर डिस्टेंस को अगर मैं मान लूँ R1, तो कहोगे के क्यू बाई R1 स्क्वायर होगा ना, बोलो ठीक है बच्चा, बात समझे ना। अब देखो बेटा इस के क्यू बाई R1 स्क्वायर में, है ना, हम लोग ये एंगल को मान लिया जाए थीटा, है ना बेटा। देखो थोड़ा सा ध्यान दे, ये एंगल मैंने मान लिया बच्चा थीटा, और ये एंगल हमारा हो गया डी थीटा, बहुत छोटा एंगल है ना। तो अब देखो ये R1 को उस ट्रायंगल में पुट करना चाहें अगर हम, है ना, तो देखो तो बच्चा इस ट्रायंगल में जो ट्रायंगल बन रहा है मैं बना रहा हूँ ऊपर, देखो ऐसे हमारा है R, ये हमारा है R1, ये हमारा है Y, ये एंगल है थीटा, है ना बेटा। देखो तो क्या बोलोगे, cos थीटा इक्वल टू R1 बाई R बाई R1, बोलो बेटा cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा बच्चा R बाई R1, है ना। सो R1 कितना हो जाएगा R बाई cos थीटा, है ना बच्चा। अब देखो इसमें क्या बोलोगे, tan थीटा इक्वल टू y बाई R, इसका मतलब y इक्वल टू हो गया R tan थीटा, बोलो बेटा ठीक है। तो इसको डिफरेंशियल फॉर्म लो, तो क्या कहोगे डी वाई इज इक्वल टू R सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना बच्चा, बोलो बात समझे ना। ठीक है बेटा, तो चलो इसको रिप्लेस किया जाए, के डी क्यू इज लैम्डा डी वाई बाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू के, लैम्डा क्या है देखो, तो लैम्डा ही है, डी वाई पुट करो R सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। देखो बेटा R1 स्क्वायर बाई कॉस थीटा को आप सेक भी बोल सकते हो ना बच्चा, तो सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका के लैम्डा बाई R डी थीटा, है ना। अब देखना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे बच्चा, बोलो है ना। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है बेटा, बोलो इसके मैंने बोल दिया ई परपेंडिकुलर टू रॉड, है ना बेटा, और इसके मैंने बोल दिया ई पैरेलल टू रॉड, है ना बेटा। तो देखो रिजल्टेंट फील्ड अगर मैं निकालूं पैरेलल टू रॉड तो क्या होगा, तो आप कहोगे इंटीग्रेशन ऑफ, मुझे करना होगा अगर मुझे क्या निकालना है बच्चा, अगर मुझे निकालना है डी ई परपेंडिकुलर, तो क्या होगा ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। इसका मतलब बेटा ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चा,
ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई पुट करो के लैम्डा बाई आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना बेटा। अब देखो लिमिट, अब देखो तुमको जाना है माइनस इन्फिनिटी ना, उससे जाना है इन्फिनिटी। सोचो बेटा इन्फिनिटी अगर तुम चले गए, इन्फिनिटी चले गए अगर, तो इसका मतलब हुआ बेटा कि ये बहुत ऊंचा चला गया लाइन इस वाले पॉइंट से, है ना, जहाँ फील्ड निकालना है उस वाले पॉइंट से स्ट्रेट ऊपर, बहुत ऊपर। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डीवाई को बेटा, डीवाई को जैसे जैसे ऊपर ले जाओगे वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा ना। तो अगर चले गए इन्फिनिटी पे तो हो गया पाई बाई टू, और चूंकि बहुत नीचे से आना है इसलिए लिमिट क्या होगा बेटा, माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू। ठीक है बच्चा, ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा हमारा के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। बच्चा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन थीटा, है ना, तो हो जाएगा ये साइन थीटा। ठीक है ना, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है बच्चा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई टू हो जाएगा वन, और साइन माइनस पाई बाई टू हो जाएगा माइनस वन, तो वन माइनस माइनस वन टू हो जाएगा बच्चा। तो वैल्यू हो जाएगा आपका टू के लैम्डा बाई आर। ये हमारा आ गया बच्चा फील्ड, किसका आ गया फील्ड, सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब जो निकालते हैं बेटा पैरेलल में, तो देखो बच्चा डी ई पैरेलल क्या है देखो, तो कहोगे डी ई साइन थीटा, है ना बेटा। फिर कहोगे अगर ई पैरेलल चाहिए तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करो, तो डी ई हमारा क्या है, के लैम्डा बाई आर, तो ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा डी थीटा, है ना। अब ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू करोगे लिमिट, है ना। साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, है ना बेटा। और आप जानते हो कॉस का इंटीग्रेशन में, कॉस की वैल्यू में अगर हम एंगल पाई बाई टू पुट कर दे तो फील्ड जीरो हो जाएगा, बोलो बेटा, है ना। इसका मतलब यही फील्ड जो हमारा आया है यही रिजल्टेंट फील्ड है, एक ही फील्ड बचेगा। ठीक है, बात समझ गए बच्चों, है ना। अब चलो आए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31। देखो बच्चे 31 में स्पेस बनाया जाए, देखो बच्चा 31 में कहता है बेटा इट इज नाउ एस्टैब्लिश दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर themselves built out of more elementary units called quarks, है ना बेटा। नया टर्म किया इंट्रोड्यूस, क्वार्क्स, है ना बेटा। क्वार्क्स जो हमारे हैं, है ना बेटा, इनसे मिलके बनता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना बेटा। लेकिन क्वार्क्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, है ना, ये बनता है और जैसे ही बनता है आपस में कंबाइन करके ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें कि आपके लिए अभी भी फंडामेंटल पार्टिकल न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही है बेटा, है ना, फंडामेंटल पार्टिकल क्वार्क नहीं है। ठीक है, अब कहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ थ्री क्वार्क्स ईच, है ना बेटा। टू टाइप्स ऑफ क्वार्क्स आर सो कॉल्ड अप क्वार्क्स, अप क्वार्क्स इतना है बेटा, है ना। तो देखो अप क्वार्क जो हमारा है, ठीक है, ये अप क्वार्क क्या हमारा देखो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे हमारा दिया है 2/3 ऑफ ई, 2/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। और डाउन क्वार्क भी कहता है, एक डाउन क्वार्क भी है। डाउन क्वार्क क्या है, इसमें चार्ज हमारा है -1/3 इंटू ई, ठीक है बेटा, ऑर्डिनरी मैटर। अब कहता है क्वार्क्स ऑफ अदर टाइप्स हैज आल्सो बीन फाउंड विच गिव राइज टू ए डिफरेंट अनयूजुअल वेराइटीज ऑफ मैटर। ध्यान देने की जरूरत नहीं, ध्यान यहाँ देना है, सजेस्ट ए पॉसिबल क्वार्क कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना बेटा। तो देखो आपको बनाना है बच्चा प्रोटॉन, है ना, तो आप जानते हो प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्लस ई, है ना। अब सोचो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कैसे बनेगा प्लस ई। तो देखो बच्चा एक अप और एक अप हो गया 4/3, उसमें से एक माइनस कर लो तो यू यू डी, अपवर्ड अपवर्ड और डाउन क्वार्क, है ना बेटा। अब देखो बनाना है हमको न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे जानते हो आप चार्ज जीरो होता है ना, नेट चार्ज जीरो करना है, कैसे करोगे, इसका मतलब एक अप क्वार्क लिया जाए और दो डाउन कर दिया जाए, है ना, ठीक है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 32 पे क्या कहता है,
कहता है कि कंसिडर एन आर्बिटरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, पहले जगह मान लिया जाए। देखो बच्चा, कहता है हमारा कि कंसिडर एन आर्बिटरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ए स्मॉल टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट ए नल पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कहता है कैसा रीजन जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन सो दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ द टेस्ट चार्ज इज नेसेसरली अनस्टेबल। कहता है बेटा प्रूव करो कि जो एरिया तुम ले रहे हो अभी, जहाँ तुम इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोलने वाले हो, उस जोन में कोई भी चार्ज अगर होगा तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है बच्चा, ठीक है ना। देखते हैं, देखो बच्चे इसका सोल्यूशन। तो देखो बच्चा, कहता है किसी भी जोन में कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर होगा तो वो नेचुरली अनस्टेबल होगा, है ना बेटा, है ना। जिस तरह से आपको सॉल्व करना है वैसे बताता हूँ मैं आपको। आपको पहले ये मानना है बच्चा कि मान लिया मैंने ये वो जोन है, ये वो जोन है कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो है ना बेटा। ठीक है, अब सोचो, अब कहते हो कि मान लिया मैंने एक चार्ज को यहाँ पे रखा, कहाँ पे रखा, बीच में रखा, है ना बेटा। अब कहता है ये कि इसको डिस्टर्ब करो, है ना। अगर डिस्टर्ब करने से वापस वहीं पे आ जाए तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, वापस वहाँ पे ना आए तो अनस्टेबल है ना। तो चलो उल्टा सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं लेट द चार्ज इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने मान लिया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ना। इसका मतलब ये चार्ज को अगर हम मान लिया मैंने पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, तो अगर ये चार्ज को हम दाईं तरफ धकेलेंगे तो बाईं तरफ फोर्स मिलना चाहिए, है ना। ऊपर धकेलेंगे तो नीचे फोर्स मिलना चाहिए, अगर बाईं तरफ धकेलेंगे तो दाईं तरफ फोर्स मिलना चाहिए, नीचे धकेलोगे तो ऊपर फोर्स मिलना चाहिए, है ना बेटा। इसका मतलब मैंने जो बनाई है अभी ब्लू लाइंस में, ये सब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, है ना बेटा। लेकिन अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर इस क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स जीरो नहीं है बच्चा, है कि नहीं। लेकिन गॉस थ्योरम क्या कहता है कि नेट फ्लक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा। लेकिन आपको दिख रहा है कि इस जोन में कोई चार्ज तो है नहीं, बोलो बेटा, है ना। जो चार्ज मैंने प्लेस किया है, तो चलो पॉजिटिव चार्ज है भी, अगर पॉजिटिव चार्ज है भी, है ना बेटा, तो फिर हमारा ये फ्लक्स यहाँ पे नेगेटिव हो गया बेटा, बोलो, है कि नहीं। अगर पॉजिटिव चार्ज है भी तो भी नेगेटिव फ्लक्स है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब साबित हो गया कि पॉसिबल नहीं है बच्चा, है ना, मतलब स्टेबल में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट वेरीफाई। अब सेकेंड पार्ट में आओ। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, देखो ये कहता है वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर अ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। कहता है इसको वेरीफाई करो इससे कि मान लो दो सेम चार्ज, एक प्लस क्यू है ना बेटा और एक माइनस क्यू यहाँ रखा हो, है ना बेटा, भी प्लस क्यू है। ठीक है, तो दोनों चार्ज अगर बराबर होगा बेटा, है ना, तो एग्जैक्टली बीच वाले पॉइंट पे, चलो ए बाई टू का डिस्टेंस बीच वाले पॉइंट पे, है ना बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, न्यूट्रल पॉइंट मिल गया, है ना। अब सोचो इस पॉइंट पे अगर तुम पॉजिटिव चार्ज रखते हो, कोई भी चार्ज रखते हो, तो कहोगे इधर वाले से फोर्स जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, इधर से हमारा फोर्स ऐसा मिलेगा, देखो मिल रहा है ना। इसका मतलब इस डायरेक्शन में अगर हम डिस्टर्ब करें इसको, किस डायरेक्शन में बच्चा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना, तो तुमको स्टेबल मिलेगा इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही बात। लेकिन जरा ये भी चेक करके देखो बेटा कि अगर मैं इसको अगर वाई डायरेक्शन में डिस्टर्ब करूं, है ना, अगर ये चार्ज को मैं यहाँ ले आऊँ तो क्या होगा, इधर वाला चार्ज धकेल देगा बेटा उसको ऐसे, इधर वाला धकेल देगा ऐसे, क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा बेटा फोर्स, है कि नहीं, बोलो, समझे ना। और नीचे भाग जाएगा वो, इसका मतलब फिर से क्या हो गया बेटा, वो अनस्टेबल हो गया, बोलो, है कि नहीं, बात समझे ना। तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चा, अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो बच्चा, कहता है कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज माइनस क्यू इंटर्स द रीजन बिटवीन द टू चार्ज्ड प्लेट्स इनिशियली मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस विद स्पीड vx। ठीक है बच्चा, कहता है मान लो दो प्लेट्स हैं,
मान लिया बच्चा, ठीक है। ये दो प्लेट्स हैं बेटा, है ना। इन प्लेट्स पे चार्जेस हैं, चलो मान लेते हैं चार्जेस हैं, इस पे नेगेटिव चार्जेस हैं बेटा, और जिसकी वजह से इस जोन में ऐसा ऐसा, है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक है बेटा, है ना। अब कहता है कि मान लो सेंटर लाइन से या कहीं से भी, चलो फर्क नहीं पड़ता वैसे, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इंटर किया, या पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज माइनस क्यू, यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल इंटर किया, इसका मास m चार्ज माइनस क्यू, along x एक्सिस विथ स्पीड vx, इसकी वेलोसिटी है vx, इसी को मान लिया जाए बच्चा x एक्सिस, ठीक है। कहता है द लेंथ ऑफ द प्लेट इज l, दोनों प्लेट की जो लंबाई है बच्चा वो l है, दोनों प्लेट की लंबाई हमारी l है, ये भी l है और ये भी l है ना, यहाँ तक दोनों लंबाई l है। अब कहता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E आ गया, है ना। सो दैट वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट द फार एज ऑफ द प्लेट इज कितना होगा, ठीक है। देखो, तो देखो बेटा ऐसे फील्ड लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज है ना, ठीक है। तो देखो बेटा नेगेटिव चार्ज पे कैसे फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा फोर्स लगता है ना बेटा, बोलो इस पे ऐसे फोर्स लगेगा ना, बोलो F कितना लगेगा फोर्स बताओ, ये लगेगा Q इंटू ई, नेगेटिव चार्ज है ना, तो ऊपर फोर्स लगने से क्या होगा, ये जो पार्टिकल हमारा है, ये पार्टिकल हमारा जो है बेटा ऐसे मुड़ के बाहर निकलेगा, बोलो यहाँ से, है ना। तो यहाँ से बाहर निकलने के समय अगर देखो इस लाइन में लाऊं ने, इतना हमारा बच्चा ये डिस्प्लेस कर गया ना, डिफ्लेक्शन हो गया ना, बोलो बोलो, ठीक है। ये वाई मूव कर गया ना इधर, तो ये कितनी दूरी है देखते हैं बच्चा। तो देखो बेटा फोर्स जो हमारा लगा है वो किधर लगा है, वाई डायरेक्शन में है बेटा, तो एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, बोलो क्यू ई बाई एम, है ना। लेकिन देखो बेटा एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब एक्स में एक्सीलरेशन अभी भी जीरो है ना बेटा। तो पहले मैं एक्स में सोचूं, तो मैं जानता हूँ बेटा एक्स में अगर जीरो मेरा एक्सीलरेशन है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में जो इतनी लंबाई की दूरी एल लंबाई की दूरी तय करेगा, इसके लिए तो बच्चा वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, एल बाई वी एक्स, है ना। अब चलो सोचो वाई डायरेक्शन में, अब सोचो वाई डायरेक्शन में, है ना बेटा। तो कहोगे वाई डायरेक्शन में तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, मेरी वेलोसिटी किधर थी, एक्स में थी ना, वाई में जीरो था, लेकिन वाई में बच्चा एक्सीलरेशन है, कितना है, क्यू ई बाई एम, है ना, ठीक। तो वेलोसिटी नहीं है बच्चा लेकिन एक्सीलरेशन है, तो देखो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेगा ना बेटा, एस वाई इक्वल टू वाई कितना होगा, हाफ इंटू ए वाई इंटू टी, इसका यू तो जीरो है, इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, टी कितना था बच्चा, एल स्क्वायर बाई वी एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया वाई इक्वल टू, देखो आ गया ना हमारा क्यू ई एल स्क्वायर बाई टू एम बी एक्स स्क्वायर, है ना बेटा। और ये हमें प्रूफ करना था, कर दिया हमने प्रूफ, ठीक है बच्चा। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट और शायद लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, गुड। देखो बेटा तो ये सवाल क्या कहता है, कहता है बेटा कि सपोज दैट पार्टिकल इन एक्सरसाइज इन 1.33 इज एन इलेक्ट्रॉन, मान लो पार्टिकल नहीं इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोजेक्ट किया गया है विथ ए वेलोसिटी वी एक्स, इसको प्रोजेक्ट किया गया विथ ए वेलोसिटी वी एक्स, ये दे दिया है 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड से, है ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्वेश्चन में दे दिया, कितना दे दिया है 9.1 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर, दोनों प्लेट के बीच की दूरी भी दी गई है बेटा 0.5 सेंटीमीटर, है ना। वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट, अपर प्लेट को कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है बेटा। अच्छा इंटर कहाँ से किया है, देखो यहाँ पे इंटर कहाँ से किया है,
पार्टिकल 1 इज़ फिगर 1.33। ढूंढना पड़ेगा बेटा फिगर हम लोग को 1.33 पहले। चलो ढूंढते हैं फिगर 1.33 कहाँ है, तभी समझ पाएंगे बेटा हम लोग इस सवाल को सही तरीके से। 1.34 है ये, ऐसा है बेटा, है ना, ऐसा है, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल कहाँ से इंटर किया था, सपोज द पार्टिकल इन एक्सरसाइज 1.33 इज इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विद a velocity vx इतना, if e is the between the plates separated by 0.5 सेंटीमीटर, ना बेटा। तो देखो बच्चा हमारा vx e d सब दिया हुआ है ना, और हमारा क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल दिया, ठीक है। और देखो इलेक्ट्रॉन का मास दिया बच्चा हमें, है ना, और इलेक्ट्रॉन का मास भी दे दिया, ठीक है। अब देखो बच्चा, हालांकि क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, होना चाहिए क्वेश्चन में लिखा हुआ। देखो क्या कि ये अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारा नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, ऊपर के प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है और नीचे के प्लेट में नेगेटिव चार्ज है ना बच्चा। और प्लेट काफ़ी है लंबी है, प्लेट काफ़ी लंबी माननी है हमें, है ना, ठीक है बेटा। और ये कहना चाहिए सवाल में बच्चा कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो लगभग नीचे वाले पॉइंट से इंटर किया है ना, तभी हमारा आंसर आएगा बच्चा, ठीक है। तो देखो नेगेटिव से आएगा अगर तो ये रिपेल करेगा ना, और ऐसे जा कर के यहाँ गिरेगा, है ना। तो वही सवाल पूछा गया है कि बताओ ये कितनी दूरी पे टकराएगा, ठीक है बच्चा। तो देखो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जाएगा तो ऐसे फोर्स लगेगा इस पे वाई डायरेक्शन में, और ऐसे चलो मान लेते हैं एक्स और ये मान लेते हैं हम लोग वाई, है ना बेटा। तो क्या कहोगे, एक्स डायरेक्शन की जो एक्सेलरेशन है बच्चा वो जीरो है ना, मतलब एक्स वाली वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा बच्चा, क्यू ई बाई एम, है ना। तो देखो बेटा इतनी दूरी कवर करनी है वाई डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई बराबर हाफ ए वाई टी स्क्वायर, है ना। क्योंकि देख पा रहे हो तुमने इस वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी दी गई है, यहाँ वी एक्स हमारा दिया हुआ है ना, देखो ये वी एक्स है ना बेटा, लेकिन वी वाई तो सवाल में है नहीं। बोलो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है, इसका मतलब वाई कंपोनेंट जीरो है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर करोगे तो एस बराबर हाफ ई टी स्क्वायर बचेगा, है ना। और एस वाई जो हमारा है बेटा वो इस डी के बराबर है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी के बराबर है ना। तो टी हमारा निकल जाएगा बच्चा स्क्वायर रूट ऑफ 2d बाई ए वाई। तो टी कितना हो गया बच्चा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू डी कितना है देखो, डी डिवाइड बाई ए वाई क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई एम, है ना बेटा। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2dm डिवाइड बाई क्यू ई, है ना बेटा। तो टी हमारा कितना हो गया देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 2, डी हमारा कितना हो गया डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर, है ना बच्चा। एम इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻³ kg डिवाइडेड बाई क्यू 1.6 10⁻19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा 9.1 10⁻², है ना बेटा, ठीक है। तो देखो 9.1 कैंसिल हो गया, है ना बेटा, 2 और 0.5 कैंसिल हो गया, है ना बेटा, है ना। तो कितना बचा देखो, ये बचा स्क्वायर रूट ऑफ 31 33 19 गया, तो बचा 10 अच्छा 2 ऊपर ले जाओ तो 31 33 35 में से 19 गया तो 10⁻16 डिवाइड बाई 1.6, इसका मतलब 10⁻⁻8 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1.6, है ना बेटा। तो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा वही तो हमारा एक्स है, ये होना चाहिए वेलोसिटी इन एक्स इंटू टाइम टी, है ना बेटा। एक्स वाली वेलोसिटी कितनी है 2 इंटू 10⁻6, है ना बेटा, और टाइम तुम्हारा कितना है 10⁻⁻8 डिवाइड बाई 1.6। आप उसको सॉल्व करो बच्चा, ये आपका वैल्यू आएगा 1.6 इंटू 10⁻² मीटर
जिसको आप 1.6 सेंटीमीटर भी कह सकते हो। यही आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से बेटा हमारा अब चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है ना बेटा। अपने आगे के वीडियो में हम चैप्टर 2 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग बच्चा।